हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के इंट्रोडक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करते टाइम जिस जिस चीजों का जानना जरूरी है वो चीजों के बारे में हम लोग क्या करने वाले, आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का एक न्यू मेथड सीखेंगे। ठीक है, जो कि ये डिटरमिनेंट मेथड है। डिटरमिनेंट चैप्टर है तो डिटरमिनेंट मेथड द्वारा किस तरह से सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट है ना, हम लोग पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1। ठीक है, इक्वल टू c1। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, तो इन प्रीवियस क्लास 10 में हम लोग क्या कौन से मेथड पढ़ चुके थे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस टाइप ग्राफ मेथड पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग एक न्यू मेथड सीखने वाले। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक न्यू मेथड। ठीक है, अच्छा, वो न्यू मेथड क्या है। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ डिटरमिनेंट, क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। डिटरमिनेंट मेथड से भी किसी भी वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और जिसको हम लोग ये है ना, ये रिसर्च किसने किया, क्रैमर्स नाम का साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसका क्रैमर्स रूल बोलते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ क्रैमर्स रूल, बाय द यूजिंग ऑफ क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल। ठीक है ना। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है, देखिए, x बाय डेल वन इक्वल टू y बाय डेल टू इक्वल टू 1 बाय डेल। ठीक है, ये क्या होता है, डेल डिटरमिनेंट मेथड है ना। तो डेल हम लोग किसको बोलेंगे, डेल वन किसको बोलेंगे, डेल टू किसको बोलेंगे, ये बारीकी से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेल का। किसका बात करेंगे, डेल का। तो डेल क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे डेल, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एक्स और वाई है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो इक्वेशन है, क्या हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इससे पहले जो है चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, एक्स वाई इस तरह से लिखते भी थे। ठीक है, c1 c2, जब हम लोग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करते थे, मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करते थे ना, एक्स वाई वैल्यू का, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये जो हम लोग पार्ट है इसको हम लोग डेल बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल। सही है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं, डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय, है ना, a1 b1 a2 b2। समझ रहे इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डेल बेसिकली क्या होता है ना, वेरिएबल का कांस्टेंट, वेरिएबल का कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डेल वन और डेल टू का। ठीक है, तो व्हाट इज डेल वन, डेल वन क्या होता है, तो डेल वन में जस्ट इसी को लिख देना, डेल वन में इसी को लिख देना, a1 b1 a2 b2। ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग एक्स में क्या करेंगे, एक्स वाला के साथ जो भी है a1 a2 है उसको क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देते हैं, x1 है ना, एक्स का निकाल रहे हैं ना, तो एक्स के साथ जो रहता है उसको रिमूव कर देते हैं। इसके जगह पर हम लोग कांस्टेंट टर्म को पुट करेंगे, जैसे c1 c2, है ना, c1 c2। समझ में आ रहा है। फिर y वाला में हम लोग सेम यही वाला लिखेंगे, यहाँ पर a1 a2 b1 b2। अच्छा, तो b क्या है हम लोग का, मतलब y के साथ क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, b1 b2। तो b1 b2 को हटा के जब भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, y है, तो y का कोफिशिएंट को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पर रिमूव करके इसके जगह पर कांस्टेंट टर्म को लिखा जाता है, c1
C2, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग अब देखिए ये जो है हम लोग क्या करेंगे, आसानी से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये देखिए 2/2 का है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, C1B2 माइनस B1C2, ठीक है। इस तरह से y बाय A1C2 माइनस C1A2, ठीक है। फिर A बाय, है ना, तो इस तरह से A1B2 माइनस क्या हो जाएगा B1A2, यही हो जाएगा। अब अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा डेल वन बाई डेल, इसको इसके साथ लेंगे, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डेल वन बाई डेल, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल टू बाई डेल। समझ रहे आप, ठीक है। ये था हम लोग x और y का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये एक नया मेथड आपको सीखने को मिल रहा है, किसी भी वेरिएबल को किस तरह से सॉल्व किया जाए, वेरिएबल का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए, ठीक है। तो इस मेथड को क्रैमर्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया, इसलिए इसको क्रैमर्स रूल बोला जाता है, ठीक है। ये तो है ना, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। क्यों हेल्पफुल है आगे बताते हैं। ये जो हम लोग का अभी क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर हम लोग 3 वेरिएबल का बात करेंगे, अगर हम लोग 3 वेरिएबल की बात करेंगे तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए 3 वेरिएबल के लिए क्या हो जाएगा B1y C1z प्लस C2z, ठीक है, इक्वल टू D1 इक्वल टू D2 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं A1 B1 C1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, C1 C2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, A1 B1 C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2 XY और D1 D2 D3, यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 D2 D3, ठीक है। तो डेल क्या हो जाता है हम लोग का डेल क्या हो जाएगा दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे डेल यहाँ पर है ना, डेल यहाँ पर था, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही होगा, क्या हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 बस खत्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 3 वेरिएबल है ना, तो 3 इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू D3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 B3 C3, ठीक है ना। तो सही है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे A3 B3 C3, तो यहाँ पर भी A3 B3 C3, जाहिर सी बात ये y है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार यहाँ पर 2 वेरिएबल था, ठीक है। अब 3 वेरिएबल की बात करते हैं तो z भी आएगा ना, तो z बाई क्या हो जाएगा डेल 3, ठीक है, और 1 बाई डेल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर, चलिए। तो डेल का वैल्यू क्या होगा, डेल क्या होता है वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो वेरिएबल क्या x y z है, तो इसका कोफिशिएंट को कैसा लिखेंगे हम लोग, है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। ये था हम लोग का डेल। अगर हम लोग x z y लिखेंगे, है ना, z y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दे ये वाला पार्ट z, देखिए ये वाला पार्ट हम लोग का x हो जाएगा, और ये वाला y और ये वाला z, ठीक है। तो मैं बार बार लिख के नहीं मिटाऊंगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो x का यहाँ पे z है, z का कोफिशिएंट रिमूव होगा, तो x का कोफिशिएंट तो होगा, तो x का कोफिशिएंट क्या है A1 A2 A3, y का कोफिशिएंट B1 B2 B3, z का कोफिशिएंट को रिमूव करना और इसकी जगह कांस्टेंट टर्म को लिखना D1 D2 D3, यहाँ पर z हो जाएगा, ठीक है। ये D1 D2 D3 समझ में आ रहा है। फिर अगर हम लोग y की बात करेंगे, ठीक है, ये हो गया z वाला पार्ट, ये y वाला पार्ट यहाँ लिख रहे हैं। तो y के साथ क्या हो जाएगा हम लोग का, y वाला कोफिशिएंट हट जाएगा, तो A1 A2 A3, ठीक है। फिर C1 C2 C3, y वाला हट के क्या लग जाएगा कांस्टेंट टर्म D1 D2 D3, ठीक है। z वाला टर्म x वाला के साथ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो A1 के जगह पर क्या लिखेंगे D1 D2 D3, ठीक है। फिर यहाँ पर B1 B2 B3, ये x वाला टर्म का कोफिशिएंट हट जाएगा, वहां पर कांस्टेंट लगेगा, y वाला कोफिशिएंट
और जेड वाला कोफिशिएंट। तो जेड क्या है, C1 C2 C3, ठीक है। ये था एक तरीका। अब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल 1 बाय डेल, वाई का डेल 2 बाय डेल, और जेड का क्या हो जाएगा, डेल 3 बाय डेल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी लीनियर इक्वेशन को आसानी से उसका वेरिएबल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग, है ना, यही प्रोसेस, यही बस कुछ नहीं है, बस इसी प्रोसेस को लेकर हम लोग आगे क्वेश्चन 8 चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 को क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलिए और कुछ यहाँ पर चीज जान लेते हैं, जैसे कि आइए देखते हैं। देखिए अभी हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। और याद रखिए, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट साइड होगा, कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होगा, राइट साइड, ठीक है। तो a1x प्लस b2y इक्वल टू, सॉरी, b1y c1, फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग इसको हम लोग कौन सा फॉर्म से सॉल्व करने वाले, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो हम लोग क्या यूज करने वाले, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्रैमर्स रूल दैट मींस डिटरमिनेंट मेथड से इस वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बाय डेल 1, y बाय डेल 2, जेड, सॉरी जेड तो ही नहीं ना, 1 बाय डेल, ये लिखा जाता है। अगर हम लोग x के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल 1 बाय डेल, और y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल 2 बाय डेल, ठीक है। ये था हम लोग का x का वैल्यू, ये था y का वैल्यू, आसानी से निकल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेना है क्या, चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट हम लोग के पास क्या, x प्लस वाई, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4, फिर x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं ना, 3 और 1 आएगा आंसर, ठीक है। बट हम लोग को है ना बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल से निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x बाय डेल 1, y बाय डेल 2 और 1 बाय डेल, यही होता है, ठीक है। अब डेल के नीचे क्या लिखेंगे, डेल क्या होता है, वेरिएबल का कोफिशिएंट, ठीक है। तो 1 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, y क्या हो जाएगा, y क्या, ये वाला टर्म, तो इसको नहीं लिखना y, दैट मीन सेकंड टर्म, इस ये वाला फर्स्ट को x बोला जाता है, इसको y, ठीक है। हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाला क्या होता है, x, फर्स्ट कॉलम x होता है, सेकंड कॉलम y, थर्ड z, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लोग x, तो x जैसा का तैसा, y की जगह कांस्टेंट टर्म क्या लिखेंगे, 4 2, फिर x में क्या करेंगे, x की जगह कांस्टेंट टर्म यानी कि 4 2 1 माइनस 1, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -4 -2 दैट मींस -6, फिर y का वैल्यू y बाय -2 -4, नहीं 2 -4 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, इक्वल टू 1 बाय -1 दैट मींस -2। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे तो -6 अपन -2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 अपन -2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू क्या आ गया 1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। देखिए हम लोग आंसर पहले ही बता चुके थे, बट हम लोग इस मेथड में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए ये सॉल्व किए। 3 और 1 यहाँ पर पुट कीजिए, 3 1 4, 3 - 1 2 आ रहा है ना। तो डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना ही क्या कहलाता है, क्रैमर्स रूल कहलाता है, ठीक है ना। लिखने का तरीका, ये डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल, ये लिखने का तरीका भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह से क्लास 10 में कभी भी दो इक्वेशन का क्या था, एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, याद कीजिए, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है।
याद आ रहा है? ठीक है, तो डेल में क्या होगा, है ना, एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व करते थे तो क्या लिखते थे, है ना, मैट्रिक्स मेथड से जब एक्स का वैल्यू निकालते थे तो क्या लिखते थे, एक्स का वैल्यू क्या होता था, ए इनवर्स बाय बी, नहीं ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी होता था। और इसमें क्या करते थे, एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, यही करते थे। ठीक है, ये नहीं करते थे, है ना। और डिटरमिनेंट के वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, और जीरो आ जाता तो दो के साथ आता, ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें आप लोग को, है ना, अभी तक पढ़ लिए। ठीक है ना, सब याद होगा। अब इस केस में, है ना, वो तो था हम लोग का मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करना था, तब हम लोग को पता करना था यूनिक मेथड। ठीक है ना, ऑल मतलब इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन और एक नो सॉल्यूशन। बट इस मेथड में हम लोग कैसे पता करें कि कौन यूनिक सॉल्यूशन देता है, कौन, ठीक है, समझ में आ रहा है, कौन नो सॉल्यूशन देता है, कौन इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो ये हम लोग बात करते हैं उसके बारे में सब, डेल। ठीक है, तो डेल, व्हेन डेल का वैल्यू, व्हेन डेल नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन डेल नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो आपको देगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब एक फिक्स सॉल्यूशन है। ओके, अब डेल इक्वल टू जीरो आ जाता है, डेल इक्वल टू क्या आ जाता है, जीरो, तो यहाँ पर दो केस आ जाते हैं, यहाँ पर दो केस आ जाते हैं। ठीक है, केस वन, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ इधर। डेल इक्वल टू जब जीरो आ जाते हैं तो यहाँ पर दो केस आते हैं, केस वन, ठीक है, केस वन, केस टू, है ना, जब ये जीरो आ गए। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट को चेक करना है, अगर दो वेरिएबल है तो दो d1 d2, अगर तीन वेरिएबल है तो d1 d2 d3। ठीक है, तो हम लोग हाईएस्ट वेरिएबल, तीन वेरिएबल तक लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट एन इफ d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू जीरो, अगर d1 d2 d3 इक्वल टू जीरो आ गया, दैट मीन्स इन दिस केस, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस इन दिस केस में क्या देंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस इन दिस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, क्यों देंगे, डेल वन क्या हो गया, जीरो, है ना, सपोज दैट एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डेल वन, और डेल वन का वैल्यू जीरो और डेल का भी जीरो, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल एक्स इक्वल टू डेल वन, लिख सकते हैं, है ना। अगर डेल का वैल्यू भी जीरो आ रहा है, डेल वन का वैल्यू जीरो आ रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग एक्स के वाला टू बैठाएंगे, टू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टू इंटू जीरो जीरो, और ये जीरो दोनों इक्वल आ रहा है। थ्री अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो थ्री इंटू जीरो जीरो जीरो, है ना, यानी कि एक्स की जगह एनी नंबर लेते हैं तो कुछ भी जीरो इंटू सब में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, दैट मीन्स वी कैन से दैट, है ना, इन दिस केस the system of equation has infinite number of solution. Okay, is it clear? Are you understood? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं केस टू। केस टू में if del वन comma del टू comma del थ्री, either of these determinant, either of these determinant are non-zero, that is the system of equation has no solution। ठीक है ना, यानी कि डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, तीनों में से कोई भी एक नंबर नॉन जीरो आ गया, नॉन जीरो दैट मीन्स जीरो को छोड़ के, है ना, इन दिस केस, है ना, नो सॉल्यूशन, इन दिस केस क्या देगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आप बात समझ रहे, चलिए ठीक है, अच्छा, यहाँ तक समझ में गया, यहाँ तक समझ गया ना, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। तो आपको याद रखना है, बेसिकली आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, डेल का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होगा। डेल इक्वल टू जीरो आ गया तो दो केस देगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी।
है ना, व्हाट इज कंसिस्टेंसी, है ना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, दैट मींस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज कंसिस्टेंसी। अगर एक भी सॉल्यूशन आता है तो उसको हम लोग कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, दैट मींस इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। कोई दिक्कत तो सिर्फ ये केस कंसिस्टेंसी है, ये भी कंसिस्टेंसी है, इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन का, ठीक है। ये तो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का है ना, थ्री वेरिएबल का भी सेम कंडीशन है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोग का नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग टू वेरिएबल का बात करते हैं या फिर थ्री वेरिएबल की बात करते हैं, ठीक है, तो a1x प्लस a2y सॉरी b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। हम लोग जब भी डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो याद रखना है कि कांस्टेंट टर्म हमेशा राइट साइड होगा। अगर लेफ्ट साइड में भी रह गया प्लस डी इक्वल 0 तो इसको राइट साइड में ले जाना है, ठीक है। तो माइनस डी जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसको राइट साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए तो d1 फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। अगर हम लोग इसको अगर ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे, है ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और क्या हो जाएगा यहाँ पर x y z इक्वल टू d1 d2 d3, ठीक है, सेम है ना। अगर b देखिए ध्यान से देखिए, है ना, कोई भी लीनियर कोई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज राइट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर b इक्वल टू इफ, है ना, इफ b इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, b नॉट इक्वल टू जीरो देता है दैट मीन्स नॉन होमोजेनियस। अगर इफ, है ना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू b, इसके फॉर्म में लिख सकते, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, ये इसके फॉर्म में लिख सकते, इज होमोजेनियस इफ जब b इक्वल टू जीरो, अगर b के वैल्यू 0 आ जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन, दैट मींस d1 d2 d3। ये देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 0 0 तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, यानी कि सिंपल ax इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना, written in the form of ax equal to b is non homogeneous if b not equal to 0, ठीक है। यानी कि इससे पहले के स्लाइड में जो बताया गया है, क्या बताया गया था, है ना, जो है ना वहां पर c1 दो वेरिएबल वाला बताया गया था, इसमें से c1 c2 था कांस्टेंट में, ठीक है। तो वो किस में आते हैं, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, तो नॉन होमोजेनियस, क्योंकि कांस्टेंट टर्म कुछ न कुछ था, नॉन जीरो था, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा 0। जब भी कांस्टेंट टर्म 0 आ जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, होमोजेनियस। और अभी जो हम लोग पढ़े डेल का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। डेल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, डेल का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो दो का केस आता है, तो वो किसके लिए था, नॉन होमोजेनियस के लिए था, वो किसके लिए था, नॉन होमोजेनियस के लिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म था। अब हम लोग बात करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। तो चलिए होमोजेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये हम लोग को क्या हो गया, है ना, एक्स, है ना, अगर हम लोग बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल निकालेंगे,
क्रैमर्स रूल, तो क्या होता है डेल एक्स बाय d1, वाई बाय डेल 2 और जेड बाय डेल 3 इक्वल टू 1 बाय डेल, यही होता है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं क्या कि क्रैमर्स है ना, होमोजेनियस में बात करेंगे फॉर होमोजेनियस के लिए, तो होमोजेनियस में कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं, डेल के जगह पर क्या लिखते हैं, ये वाला पार्ट लिखते हैं, यस और नो। ठीक है, डेल के जगह पर ये वाला पार्ट लिखते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये वाला पार्ट लिखते हैं। और जेड के जगह पर जेड वाला पार्ट को रिमूव करके कांस्टेंट टर्म को लिखा जाता है, यानी कि a1 b1 0 a2 b2 0 a3 b3 0, यही ना करते हम लोग, जेड के जगह पर ये वाला पार्ट। ठीक है, और y के जगह पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू y के जगह पर y वाला कोएफिशिएंट को रिमूव करके कांस्टेंट वाला टर्म, यानी कि है ना, ये वाला 0 0 0 पुट कर देंगे, 0 0 0, तो यहाँ पर क्या है a1 a2 a3 b1 b2 b3, और x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर 0 0 0, तो क्या आ जाएगा b1 c1 b2 c2 और b3 c3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर हम लोग इसके एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग c1, तो क्या होता है 0 इंटू कुछ भी 0 माइनस 0 इंटू कुछ भी 0 और 0 इंटू कुछ 0। जैसे हम लोग एक्सपेंड करते थे तो क्या करते थे, एक वाला पार्ट को रखते थे, फिर इसका रो कॉलम को डाल देते थे, फिर इसको सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर तो वो तो 0 है ना, तो 0 c1 के अलोंग सॉल्व करेंगे तो 0 0 0, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, y बाय 0 आ जाएगा और z बाय 0 हो जाएगा, और 1 बाय डेल इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसका वैल्यू कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखे बेसिकली कि होमोजेनियस में इन होमोजेनियस कंडीशन डेल 1 डेल 2 और डेल 3 तीनों का वैल्यू 0 आता है, तीनों का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। इफ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं इसका यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग क्या रखे थे, अभी हम लोग बताए थे डेल का वैल्यू अगर डेल नॉट इक्वल 0 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, यस और नो। डेल का वैल्यू नॉट इक्वल 0 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात कीजिए, अगर सपोज दैट डेल के वैल्यू नॉट इक्वल 0, मतलब 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। x इक्वल टू 0 बाय समथिंग, y इक्वल टू 0 बाय समथिंग और z इक्वल टू 0 बाय समथिंग। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 बाय समथिंग क्या होता है 0, 0 बाय समथिंग 0, 0 बाय कुछ भी 0, z इक्वल 0 बाय 0 और 0 बाय कुछ भी क्या था 0, यानी कि डेल नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन क्या आएगा 0 0 0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। ध्यान रखना बच्चा लोग, इसी को जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन। और इसी को ट्रिबल रूल भी बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिबल रूल भी बोला जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और डेल इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, अगर डेल इक्वल टू 0 आ गया, तो अगर डेल इक्वल टू 0 आ गया, डेल 1 डेल 2 डेल 3, तो डेल इक्वल टू 0 आ जाएगा तो दो केस होता है, एक कि डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों 0 आ जाएगा, है ना, इसको हम लोग मिटा दे, इसको हम लोग। अच्छा चलिए, डेल इक्वल टू 0 यहाँ पर सॉल्व करते, ठीक है ना। डेल इक्वल टू 0 आ जाएगा तो दो केस हम लोग मानते थे, कब, नॉन होमोजीनियस में, नॉन होमोजीनियस में। तो अगर इफ डेल 1 इक्वल टू डेल 2 इक्वल टू डेल 3, है ना, इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होता है यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आइदर ऑफ द नॉन जीरो, तो यहाँ पर ये केस तो आने से रहा, क्योंकि ये पहले से दिया हुआ है ना, ये केस तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू पता है 0 होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस है, ये तो कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये केस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये केस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी कि होमोजीनियस में दो ही केस आएगा, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक यूनिक सॉल्यूशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं ट्रेबल सॉल्यूशन, और इसी को बोला जाता है नॉन जीरो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, नहीं, जीरो सॉल्यूशन हो गया ना, इसी को, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ इसी को हम लोग बोलेंगे, इसको जीरो सॉल्यूशन बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, पहला नाम नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, ये बोला जाएगा। दूसरा
ट्रिवल सॉल्यूशन तो नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवल, इसी को नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसी को क्या बोलते हैं, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलिए, तो ये था हम लोग का नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस। होमोजेनियस में दो केस देता है, यूनिक सॉल्यूशन और एक मैनी सॉल्यूशन, जिसका है ना यूनिक सॉल्यूशन को जीरो सॉल्यूशन, ट्रिपल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, और इसको नॉन ट्रिपल सॉल्यूशन और इनफिनाइट सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये नॉन होमोजेनियस में तो इससे पहले का स्लाइड में किए ही थे, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की और एग्जांपल्स की, और वहां से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अपने और इसको और अच्छी तरह से इसको सीख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि विदाउट मैथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए।